नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। गुजरात में 156 सीटों के विशाल जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात फार्मूले की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि गुजरात फार्मूले पर चलकर मध्य प्रदेश में भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नारा दे चुके हैं कि अब की बार 200 पार। अब यह कहा जा रहा है कि 200 के पार की जीत की गुजरात फार्मूले से ही होगी। लेकिन इस गुजरात फार्मूले ने कई भाजपा और विधायकों, मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। इस फार्मूले को लागू करने पर एक तरफ जहां 50 से अधिक विधायकों के टिकट काटने होंगे, वहीं 65 पार के वयोवृद्ध विधायकों, मंत्रियों को घर बिठाना होगा। यदि गुजरात का फार्मूला हूबहू लागू किया गया तो मौजूदा चेहरों में से आधे गायब हो जाएंगे। दिसंबर अंत या जनवरी के प्रथम सप्ताह में सत्ता और संगठन की सर्जरी भी गुजरात की तर्ज पर की जा सकती है। क्या गुजरात फार्मूले से 2023 की जीत और पुख्ता हो जाएगी? और क्या इस फार्मूले को मध्य प्रदेश के भाजपा नेता दिल से स्वीकार करेंगे? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में विशाल जीत हासिल करने के बाद अब मध्य प्रदेश में भाजपा 200 के पार का लक्ष्य पाने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में भी गुजरात का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इस फॉर्मूले के तहत 50 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। 30-40 वर्षों से सक्रिय वयोवृद्ध नेताओं को बैठने का कहा जा सकता है। ओबीसी आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखकर सटीक जातिगत समीकरण तय किया जा सकता है। 65 पार के नेताओं की जगह नए चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। सत्ता संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। गुजरात में भाजपा को 19 में से 15 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत मिली है। यूपी में 70% मुस्लिम मतदाता वाली रामपुर विधानसभा में भी बीजेपी जीती है। इस जीत में पसमानदा मुसलमान वर्ग का बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा मुस्लिम बाहुल इलाकों में पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कर सकती है। का अपना होता है, अलग होता है। वहाँ के मुद्दे, वहाँ की कार्यकर्ताओं की भावनाएं, आकांक्षाएं, परिस्थिति, सब प्रकार की चीजें होती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय जिस प्रकार की कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जनता की अपेक्षाएं और जीत की संभावनाएं ये होंगी, उस दृष्टि से प्रदेश की चुनाव समिति रिकमेंडेशन केंद्रीय चुनाव समिति को करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों का चयन करेगी। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात फॉर्मूला लागू होने की आशंका में मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेता डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि गुजरात में जिस तरह विधायकों के टिकट काटे गए, मंत्रियों को हटाया गया, वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पर असफल हुई है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारों का। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबराई और डरी हुई है कि जिस तरीके से गुजरात फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, ठीक उसी तरीके से गुजरात फार्मूला कहीं मध्य प्रदेश में भी लागू ना हो जाए 2023 विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे ही जो चेहरे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के, उनके अंदर अब डर और भय की स्थिति आ गई है। अब चिंतन और मनन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जनता को ना रोजगार दिया, ना उन्हें बेरोजगारों के लिए कोई भत्ता दिया, ना किसानों का कर्ज माफ किया और ना ही महंगाई कम की। तो इस तरीके को लेकर संघ और जो भाजपा है वो इस तरीके का फॉर्मूला पेश कर सकता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले से ही सत्ता और संगठन में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया था। 40% मौजूदा विधायकों के टिकट चुनाव से पहले काट दिए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई मंत्रियों और दिग्गज नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने के लिए राजी किया गया था। बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल सहित कई दिग्गज नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया था। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा है। सर्वे हो चुका है, दिल्ली से भी हरी झंडी मिल गई है। अब एक्शन बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाज टीवी।
तो गुजरात के इस फार्मूले का मध्य प्रदेश पर कैसा असर होगा? क्या वाकई में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में हड़कंप है, और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, एक तरह से खबर दे रही है कि बीजेपी में डर सताने लगा है? तो यही समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकारों में खिलावन चंद्राकर जी और सुरेश शर्मा जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपका सबसे ज़्यादा और लंबा अनुभव है, बीजेपी की नस नस को जानते हैं आप। गुजरात में सफलता मिली, पूरे देश में उत्साह है। मध्य प्रदेश में एक डर है नेताओं में, कहीं वो फार्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया तो बहुत सारे घर बैठ जाएंगे। और हमने देखा है मध्य प्रदेश में 75+ के फार्मूले से कई नेताओं को पहले भी घर बैठा दिया गया था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को भी एक उम्मीद दिख रही है कि ये फार्मूला लागू हो जाएगा तो कम से कम उनका थोड़ा बहुत भला हो जाएगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे तो ये अचरज भरी बात लगी कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो हैं वो बीजेपी के इंटरनल स्टोरी बता रही हैं। अब उनको कांग्रेस का ही मालूम हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि आप अपने यहाँ की तैयारियां, आपके यहाँ के पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो मीडिया को दें। लेकिन कई बार ये भी होता है कि नेगेटिव बोल देने से भी लाभ मिलता है, तो हो सकता है इस प्रकार का लाभ लेने की उन्होंने कोशिश की गई। लेकिन यदि इस संभावना पर हम सब लोग विचार भी करें, तब भी पहला बिंदु ये उठेगा कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कौन है। क्योंकि वहां तो वो दोनों हैं, उनको मालूम है उनके दम पर गुजरात जीता जा सकता है। उनका इमोशनल कार्ड भी चलता है, उनका डेवलपमेंट का कार्ड भी चलता है। वो गुजरात के हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक डंका बज रहा उनका, ये सब चलता है। मध्य प्रदेश में कौन है नरेंद्र मोदी और कौन है अमित शाह जो इस फार्मूले को लागू करा ले जाएगा? एक बात। दूसरी बात, यदि हम ये विचार करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम विजय रूपाणी जैसा मान लें और ये मान लें कि भाई पहले उनको हटाया जाएगा, उनके मंत्रिमंडल के पूरे लोग हटाए जाएंगे, फिर नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई संभावना देखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हटा करके और मध्य प्रदेश में इस तरीके से जो है सरकार बना जाएंगे दोबारा, इसकी संभावना मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि भाजपा यदि इस प्रकार की रणनीति बनाती है तो प्रचार की कमान जो है वो मुख्यमंत्री जी के हाथों में नहीं सौंपती, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को या दिल्ली के लोगों को जो है उसमें लाने की कोशिश करती। आज ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि संगठन के बहुत लोग जो है मध्य प्रदेश में ला करके खड़े कर दिए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में हो, चाहे प्रदेश प्रभारी के रूप में हो। अनेकों नेताओं को जो है यहाँ ला करके या संगठन के कर्ता धर्ताओं को ला करके यहाँ बिठाया गया है। और वो जो है यदि चाहते कि मध्य प्रदेश में गुजरात जैसा फार्मूला लागू होना है तो वे काम करने की परिस्थितियों को बदल देते। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय भी हमको ये लग रहा है कि सारा का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही है, इसलिए कोई बहुत बदलाव जैसी स्थिति नहीं दिखी। तो इसलिए कह सकते हैं ना मध्य प्रदेश के मोदी तो शिवराज जी हैं, अब अमित शाह कौन बनेगा? नहीं, शिवराज जी मोदी हैं तो शिवराज जी कुर्सी छोड़ने को राजी हैं क्या? ये प्रश्न उठेगा ना जब शिवराज जी मोदी बनेंगे तब क्या होगा। हाँ, एक संभावना यदि हम देखें, यदि हम संभावनाओं के आधार पर ही बात करें तो अपने राज्य में जगत प्रकाश नड्डा जी चुनाव हारे हैं और वहां संभावनाएं होते हुए भी वो फेल हो गए। तो ये मानना पड़ेगा कि वो असफल अध्यक्षों की श्रेणी में आ गए। और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे थे, बाकी मुझे तो यहाँ तक था कि हमारे जो मित्र मीडिया के लोग जो है वहां गए थे वो भी ये मान के चल रहे थे कि संभावना है, लेकिन उस संभावना के विपरीत चुनाव परिणाम आए। और चुनाव परिणाम विपरीत क्यों आए, इसके बारे में यदि कोई एक लाइन की टिप्पणी मेरे जैसे व्यक्ति से, बहुत छोटे से पत्रकार से पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि वहां के लोगों ने महंगाई के कारण भाजपा के सरकार को अस्वीकार किया है। महंगाई का 27% असर जो है, क्योंकि महिलाएं भाजपा को ज्यादा वोट देती थी और महिलाओं को महंगाई के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने विरुद्ध वोट किया है। इसके कारण जो है वह भाजपा सरकार नहीं बना पाई। तो आप जो है नरेंद्र मोदी बने। हाँ, ये जो मैं कह रहा था कि यदि मान लो जगत प्रकाश नड्डा जी के स्थान पर शिवराज जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तब कुछ परिस्थितियों के बारे में हम चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन फिर चेहरे, फिर मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल समीकरण, सामने बैठा हुआ प्रतिपक्ष, इन सारी बातों को हम विचार करेंगे। यहाँ कोई आम आदमी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आकर के 13% वोट ले जाए।
और मध्य प्रदेश के समीकरणों को बदल दे। तो इसलिए मैं आपके टॉपिक को खारिज करने की स्थिति वाला पत्रकार नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं एक पॉइंट तो आपने खारिज कर दिया, हम मान भी गए कि शिवराज जी वाला पॉइंट तो नहीं हो सकता मध्य प्रदेश में लागू, लेकिन जिस तरह से विधायकों की, मंत्रियों के टिकट कटे वहां पे, वो फार्मूला तो मध्य प्रदेश में हम पहले भी देख चुके हैं। पिछली बार लागू नहीं कर पाए 100%, तो ये परिणाम हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है, सबकी जानकारी में है, मैं कोई बहुत अचंभित बात नहीं कर रहा हूं। मुझे जो जानकारी है वो ये है कि जो सर्वे हुआ है, अभी जो इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें 127 विधायकों में से केवल 80 ऐसे हैं जो जीत पाएंगे। इसमें से 35-40 ऐसे हैं जिनकी ऐसी स्थिति है कि यदि हर स्थिति में ही हारेंगे वो, और बाकी के ऐसे हैं कि यदि ठीक ठाक सा काम करने लग जाएंगे तो अपनी सीट को निकाल ले जाएंगे। लेकिन 80 के जीतने की संभावना है, बाकी के जो है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे रिपोर्ट्स जो है सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो ऐसी स्थिति में टिकट तो कटेंगे ही, और टिकट कटना भी चाहिए, क्योंकि आप ये मानिए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के साथ आए हैं, क्या उनको सभी लोगों को टिकट मिल जाएगा? क्या वहां भी टिकट कटेंगे? क्योंकि जिनको वो भाजपा वाले को हरा के आए थे, वो पहले ही भाजपा का जीतता था वहां से। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे मान सकते हैं? क्योंकि वो तो एक विषम सरकमस्टांसेस थे, जिसके कारण जो है सिंधिया जी के कारण प्रभाव में, और कांग्रेस की जो है 2-3 घोषणाओं के कारण जो है उनको प्रभाव मिल गया और वो जीत गए, अदरवाइज तो वो जीत ही नहीं पाते। तो इसलिए मंत्री और विधायकों के टिकट तो कटेंगे ही, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। इसलिए इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनको समझा दिया गया है कि भैया रोना पीटना हो तो अभी रो पीट लो, टिकट आपके नहीं मिल रहे क्योंकि आपका जनता में जीतने की संभावना नहीं है। और विधानसभा में यदि 200 का टारगेट लेकर के चलना है और 150 तक पहुंचना है, तब जो है आपको इस प्रकार के कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। तो खिलावन जी, जोखिम उठाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फार्मूले वैसे भी 100% लागू नहीं होते। गुजरात की परिस्थितियां अलग होती हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है। गुजरात में एक मोदी बड़ा चेहरा है, और जिस तरह से गुजराती लोगों ने उनकी अस्मिता से जोड़ दिया, कांग्रेस ने जिस तरह से मुद्दे उठाए, आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गई, तो त्रिकोणीय मुकाबले में उतनी सफलता मिल गई। शर्मा जी भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति नहीं है कि आम आदमी पार्टी यहाँ बड़ा कमाल दिखा जाए, लेकिन शिवराज जी तो एक चेहरा है, टिकट भी कटेंगे। एक और चीज़ वहाँ से निकल के जो आई है गुजरात के चुनाव से, कि 27 सीटों में से, आदिवासी सीटों में से 23 बीजेपी को मिल गई, और 19 में से 15 वो सीटें भी बीजेपी जीत गई जो मुस्लिम बहुल हैं। पासमानदा जो मुस्लिम हैं उनमें जिस तरह से बीजेपी ने पैठ बनाने की कोशिश की है, उसका फ़ायदा मिला। तो क्या आदिवासी फिर से बीजेपी के पाले में आए? द्रौपदी मुर्मू जैसा एक उदाहरण उन्होंने पेश किया राष्ट्रपति बनाकर। मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये कहीं प्लस पॉइंट है जो वहां से उत्साहित करने के लिए तो काफी है बीजेपी के लिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे और सुरेश जी से इस बात पर सहमत हूं कि गुजरात और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग है। तो गुजरात का फार्मूला मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, इस बात पे संदेह है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं एक दो बार और आपको आपके चैनल में बात कहा हूं। 1918 में देखिए आरएसएस क्या है ये जानते हैं। आरएसएस भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली में हिस्सा भले नहीं ले, लेकिन बैक सपोर्ट उनका बीजेपी को पूरी तरह से रहता है। उनके मैदानी स्तर पर कार्यकर्ता स्वयंसेवक रहते हैं, और जो बड़े आरएसएस के नेता हैं या बड़े आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, संगठक हैं, वो जो है सरकार और संगठन को, बीजेपी की सरकार और संगठन को समय समय पे अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देते रहते हैं। पिछली बार 1918 में हुआ यही था कि आरएसएस की ओर से, सुरेश जी आप सहमत होंगे मेरी बातों से, संभवतः लगभग 80 से 85 सीटों को बदलने की बात हुई थी, या तो जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से, और जिनको पिछली बार टिकट दी गई थी, जिन सीटों पे बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उन सीटों पे भी बदलाव की, कुल मिला के 85 टिकट बदलने की बात की गई थी। लेकिन शिवराज जी ने अंततः लगभग 42 सीटों पर ही परिवर्तन कर पाए, और अंततः परिणाम हम लोगों के सामने है कि 7-8 सीट जो है बहुमत से पीछे रहना पड़ा बीजेपी को। और यही बात जो है मैं फिर कह रहा हूं कि गुजरात में हुआ क्या। गुजरात में आरएसएस के ही निर्देश पर आरएसएस ने ही सलाह दिया था कि 70 से ऊपर के जो उम्रदराज लोग हैं उनकी टिकट, उनको पुनः चुनाव न लड़ा जाए, और लगभग 62-63 सीटों पे बदलाव किया जाए,
मतलब मौजूदा 30-40 सीट मौजूदा और 22-23 सीट जिसपे हम जीत नहीं पाए थे, ऐसे जगह पे बदलाव किया जाए, इस तरह के संकेत मिले थे, इस तरह की चर्चा थी वहां। तो वही हुआ। आपने देखा होगा कि 99 में से 40 मौजूदा विधायकों, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उनकी टिकट काट के नए लोगों को स्थान दिया गया। और वही लगभग 82 सीट जो ऐसी हैं, जिसमें 82-83 सीट ऐसी हैं जिसमें भाजपा किसी कारण से नहीं जीत पाई थी, ऐसे में भी 23 सीटों में बदलाव किया गया, 23 नए चेहरे वहां लाके दिए गए। तो कुल मिला के जो 62-63 नए चेहरे है, उसमें से सफलता का प्रतिशत भी उनका 92% रहा। 92% लोग उसको, तो इस हिसाब से पुरानी गलती अब दोहराना ही नहीं चाहिए इस बार। देख, तो यही फार्मूला यदि मध्य प्रदेश में लागू हो, यही बात मध्य प्रदेश में लागू हो, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बम्पर सफलता गुजरात में मिली है भाजपा को, मध्य प्रदेश में भी इसका दोहराव हो सकता है। परिस्थितियां अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसी फार्मूले से हो जाएगा, वहां परिस्थितियां अलग है। वो जो है मोदी जी का, अमित शाह जी का गृह प्रदेश है, उनकी धड़कन वहां बसती है। वहां यदि उनको जो है थोड़ा ततेड़ दिया जाए मोदी जी को, और उनको तो वो गुजरात की अस्मिता का प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां है वहां। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि मोदी जी, क्योंकि उनका गृह प्रांत है, इसलिए मोदी जी विकास के मामले में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से कई प्रोजेक्ट वहां चले गए, मध्य प्रदेश का भी एक प्रोजेक्ट वहां गया है, राजस्थान के 2 प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। तो कुल मिला के आप देखिए कि मोदी जी वास्तव में गुजरातियों के लिए, वास्तव में गुजरात के लिए बहुत कुछ करते हैं अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश के। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिलावल जी, जिस तरह शर्मा जी ने कहा कि महंगाई भी एक बड़ा असर थी, तो वो हिमाचल में दिखा, गुजरात में क्यों नहीं दिखा? वही बात, उसी बात पे आ रहा हूं मैं। शर्मा जी ने स्वीकार किया कि जेपी नड्डा के हारने का मूल कारण यह था कि महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर रही थी बीजेपी। तो कुल मिला के मेरा यह कहना कि क्या ये फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है, या ये बात मध्य प्रदेश में भी मतदाताओं के जेहन तक पहुंच सकती है? बेरोजगारी की समस्या देखो, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबको तो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी उभारने की कोशिश की। गुजरात में भी देखा हमने, उत्तर प्रदेश में भी देखा, लेकिन महंगाई वहां उतना असर नहीं दिखा पाई। शर्मा जी, लेकिन यदि हम गुजरात से ही तुलना कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हार्दिक पटेल कौन है? क्या हीरालाल अलावा हो जाएंगे? या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यदि शिवराज जी आगे हैं तो दूसरा जो आदिवासी की पैठ बनी है, जो लगातार काम किए जा रहे हैं, उससे शिवराज सरकार को एक बल मिलेगा? और संगठन तो मध्य प्रदेश का भी मजबूत है। एक चीज़ और कही जा रही है गुजरात के बारे में कि उन्होंने जिस तरह से मत प्रतिशत कम हुआ लेकिन अपने वोटर को निकालने में सफल रहे, तो वो संगठन तो मध्य प्रदेश की भी दुहाई दी जाती है कि बहुत अच्छा संगठन है मध्य प्रदेश का, वो भी अपने एक एक वोटर को निकाल लाता है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है उसको इस तरह से भी दूर की जा सकती है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द है वो हमको सुबेरे से शाम तक 50 बार दिख जाता है यदि होता है तो, क्योंकि आज भी शिवराज जी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव टिप्पणी करने वाले लोग नहीं मिलते। ये बात सच है कि अनेकों बार लोग ये कह देते हैं कि लंबा हो गया भाई, लंबा हो गया, ये तो कहते हैं, क्या चेंज करना चाहिए, कि हमसे ही पूछ लेते हैं, हम तो बहुत जानते नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है चुनाव से पहले शिवराज जी बदले जाएंगे? तो हमने कहा, मैं जब जवाब देता हूं तो मोटे तौर पर यह कहता हूं कि इसकी संभावना पार्टी को भी महसूस नहीं हो रही, विधायक दल को भी महसूस नहीं हो रही, और केंद्रीय नेतृत्व तो हो ही नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में बदलने की क्या जरूरत है? हाँ, यदि कहीं प्रतिकार जैसी भावनाएं आने लग जाए या जनता के बीच में ये विचार आने लग जाए कि अरे यार मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई विचार कहीं से आ ही नहीं रहा। और मुझे तो जनता में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उनकी। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस टाइप की टिप्पणी नहीं करते क्या लोकप्रिय व्यक्ति है। तो ये इस टाइप की बातें नहीं उठती कि बदलना जैसा वातावरण है। जहां तक मध्य प्रदेश में महंगाई और गुजरात में महंगाई का प्रश्न है, तो ब्रिजेश जी, महंगाई जो है वो आपकी पॉकेट पर निर्भर करती। आपकी यदि आर्थिक क्षमताएं हैं तो लोग 300 रुपए का पिज्जा खा करके और डकार लेकर के आ जाते हैं, तो उसको महंगाई का कोई असर नहीं होता। ये गुजरात है जहां इस टाइप की महंगाई का असर नहीं होता। लेकिन हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है जहां सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, पेंशन है, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जो सेना वगैरह में भर्ती के लोग हैं वो हैं, तो वहां कोई व्यापार व्यवसाय वैसा नहीं है जैसा गुजरात में है, जैसा महाराष्ट्र में है, ऐसा व्यापार नहीं है वहां। तो इसका जो है, आप एक चीज देखिए,
भाजपा की 2 सरकार गई है। शांता कुमार जी की सरकार का मुझे आज भी याद है, जिसके अंदर वो सेब लॉबी का मामला फंसा था और उन्होंने क्या करा था कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सेब की खेती लगवा दी थी कि आप इसको पालिए और बड़ी होने पर आप इसके पार्टनर हो जाएंगे। उन्होंने तो रोजगार उपलब्ध कराया था, लेकिन सेब लॉबी नाराज हो गए, वो हार गए और हार गए ऐसे हारे कि शांता कुमार जी की राजनीति का ग्रहण लग गया और जगत प्रकाश नड्डा जी सामने आ गए। इसी प्रकार से अब की बार भी यही हुआ है कि सेब लॉबी ने जो है अपने स्वार्थों के कारण और जो है इधर आकर के भाजपा की सरकार के साथ, क्योंकि इन्होंने वादा कर दिया था कि 5% का कुछ करेंगे करके, तो उस वादे को ये पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है अगर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलवाएंगे और उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, मूल्य वृद्धि हो जाएगी, वो नहीं हो पाया तो सेब लॉबी फिर नाराज हो गई। क्योंकि कई जगह राज्यों में ये परिस्थितियां हैं कि लॉबियां सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत आज भी रखती है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लॉबी तो दिखती नहीं है, आप बेहतर तरीके से बता पाएं। नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लॉबी नहीं दिख रही जो बदल दे, सरकारें बदल दे या किसी की बनवा दे। हाँ, अब पिछले चुनाव में किसान लॉबी थी जिसने मंदसौर की घटना को पकड़ा और कर्जा माफी की बात आई, वो दोनों के कारण किसानों ने अपने स्वार्थ में आकर के एक प्रतिक्रिया दी और 5, 7, 10 सीटें कम हो गई भाजपा की। मुझे अब नहीं लगता कि कोई दम मारने जैसी, क्योंकि आपस में लड़कर के ही फ्री नहीं हो रहे, तो शिवराज जी को क्या चुनौती देंगे और भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी को क्या चुनौती देंगे। तो ये अच्छा, आप और एक चीज देख लीजिए कि हम पत्रकार लोग यदि सच बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई कांग्रेस में अमुक चीज की गड़बड़ हो रही है, तो वो आपको और हमको ही गालियां निकालना चालू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सच सुनना नहीं चाहते, जनता से आप मिलना नहीं चाहते और वास्तविकता से परहेज करेंगे, तो आप कैसे किसी भी राजनीतिक दल को चुनौती दे पाएंगे जिसकी जीत का डंका बज रहा है, जिसके पास ऐसा एक नेता है जिस नेता के नाम पर ही लोग वोट देने लग जाते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं ब्रजेश जी की इंदिरा जी के समय 23% देश का वोट ऐसा था जो गांधी परिवार के नाम पर वोट देता बिल्कुल। था। अब उसकी 5% की पोजीशन भी नहीं रही। भाई राहुल गांधी जी को देख करके कौन वोट दे देगा? तो राहुल गांधी तो गुजरात गए थे, हिमाचल प्रदेश गए भी नहीं। नहीं, वो एक उनका राजनीतिक मामला था, वो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई जैसे मान लो इंदिरा जी को, जैसे मान लो राजीव जी को भी लोगों ने पसंद किया और उनकी आईटी प्रणाली को लोगों ने पसंद किया कि, और बुद्धिजीवियों ने पसंद किया कि भाई ये एक जो है एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, भारत की प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। जो पढ़ा लिखा तबका था उसने जो है राजीव जी को भी पसंद किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भाई सोनिया जी की कौन सी ऐसी तकनीकी है, राहुल जी की कौन सी ऐसी तकनीकी है या कोई ऐसी घटना है जिसके कारण लोग उनके पीछे दौड़ने लग जाएं? अब बताइए, मध्य प्रदेश की यात्रा में तो कुत्ता घुमाने लग गए थे। आप बताइए, भारत जोड़ने जैसी यात्रा निकाल रहे हो आप और कुत्तों के साथ अटखेलियां कर रहे हो, तो आपका इंप्रेशन क्या पड़ने वाला है? क्योंकि यही एक राजनीति में होता है कि राजनीति में अवधारणा जो है वो तोड़ना और बनाना बहुत कठिन काम होता है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अवधारणा घड़ दी देश में, गांधी परिवार की इंदिरा जी और जवाहरलाल जी की एक अवधारणा थी, देश उनके प्रति दीवाना था। आज जो है शिवराज जी के प्रति बड़ी संख्या में लोग समर्थक हैं। ये कहने पर हो सकता है मुझे फिर गालियां पड़ने लग जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उनका एक एक व्यक्ति से संपर्क है, एक एक कार्यकर्ता से संपर्क है, वो हर एक व्यक्ति की मदद करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी तो हाई फाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो उनका पत्ता कट जाता है बड़ी आसानी तरीके से, और उनको पता भी नहीं चलता। पहले कह देते फॉर्म भर दीजिए और पीछे से खड़गे जी को भेज देते हैं। बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता इस चर्चा को आगे जारी रखने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे दोनों राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। शर्मा जी ने भी कहा, खिलावन जी ने भी, फार्मूले 100% लागू होने से तो रहे, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी जैसे लोकप्रिय चेहरा हो तो उनको बदलने का सवाल ही नहीं उठता। बदलने की बात है विधायकों की, तो ये सत्य है, विधायकों को पिछली बार भी बदला गया था। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको बदल दिया जाता है उनका टिकट। और गुजरात में तो जिन विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट भी दिए गए हैं जो जीतने लायक थे, तो ऐसी भी संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश में यदि किसी नेता का टिकट कटेगा तो उसके रिश्तेदार को नहीं मिलेगा। लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई पर वो बोल नहीं पा रही है, अन्य मुद्दों की तरफ जा रही है, वैसे में वह कैसे जीत पाएगी जब आदिवासियों के बीच पैठ बना रहे हों शिवराज जी, लगातार सक्रिय हों, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को किसी फार्मूले से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तो कांग्रेस को है कि वो कैसे यहाँ सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि चुनौतियाँ उसके सामने हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।